हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में अपने पीआरटी एग्ज़ाम्स के रिव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरा एग्ज़ाम कल था, मतलब 18 फ़ेब को था और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो रिव्यू शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज कि अगर आपका सेंटर जो है वो नोएडा सेक्टर 64 में पड़ा है और आपको मेट्रो से जाना है तो आपका नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन लगेगा वो 59 लगेगा। उससे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे सेंटर है। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप ई रिक्शा बहुत सारी खड़ी है तो आप ई रिक्शा से जा सकते हो, अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस पे आप 5-7 मिनट लगेंगे मुश्किल से। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप वॉक करके जा सकते हो। ठीक है, सो अब हम शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम रिव्यू की, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखिए, मैं शुरुआत से बताऊंगी बिल्कुल जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, एग्ज़ाम शुरू होता है कैसे। जैसे अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिकली पता है कि हमारा क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, बट अगर नहीं पता है किसी को भी तो हमारा बेसिक ये है कि हमारे 5-5 सेट में 20-20 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में भी हमारे 5 सेट है 20-20 के, और पार्ट बी में जो हमारी पेडागोजी वगैरह वाला पोर्शन है उसमें भी 20-20 के 5 सेट आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था, सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है, पोर्शन आता है, हम एक एक करके बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं हर सब्जेक्ट की। तो जो सबसे पहले हमारा जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो सबसे पहले 20 नंबर का हमारा रीजनिंग आता है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो सब अगर आप रिव्यूज़ देख रहे हो तो हर बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, सीटेट लेवल का आ रहा है। तो इतना इजी भी नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ही आपको ऐसा लगे कि पढ़ना ही नहीं है, नहीं, पेपर मॉडरेट आ रहा है, ईजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, बट मॉडरेट है। तो आपका क्या है, सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा रीजनिंग आता है। सबसे पहले 20 नंबर का रीजनिंग खुलेगा। तो रीजनिंग पे देखें तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है कह सकते हो। जो 2025 का जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसी के बिहाव पे हमारी रीजनिंग आए गए, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखें, सबसे पहले आता है हमारा, शुरुआत होते ही मेरा एग्जाम जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है वो हमारा अरेंजमेंट का था, सीटिंग अरेंजमेंट का। शुरुआत होते ही जैसे एक क्वेश्चन नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं और रोहित है या XYZ कोई भी है, वो लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, तो उसके लेफ्ट से दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो राइट से निकालो। इस तरीके से 2 आए थे सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे। एक में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना था, एक में एक बच्चे का लेफ्ट से क्या है नंबर वो बताना था। 2 क्वेश्चन आए थे हमारे जो हमारे डायग्राम्स, वो जो इमेज वाले होते हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या पूछे गए थे, दोनों हमारे मिरर इमेज के थे कि ऊपर दे रखा है और उसके नीचे का मिरर इमेज बताना है। ठीक है, और 2 हमारे आए थे पजल की, मतलब पजल इन द सेंस कि नीचे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, उनके बीच में कितने डिस्टेंस, कितने जने बैठे हैं। एक था कि नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं, इसके और इसके बीच में कितने हैं, तो ये 2 थे, ऐसे क्वेश्चन थे। और एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमारा पजल था, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के थे, सीरीज़ के काफ़ी सारे थे, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ के। डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आया था, पजल तो बता दिया मैंने आपको, और हमारा आया था डायरेक्शन नहीं था, डाइस नहीं था, और हमारा था जो बेसिकली, हाँ, एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट के कि अगर ऐसे कितनी डिजिट है। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। एक में ही पूछा गया था ऐसी कौन सी डिजिट है जिसके आगे भी वोवल है और पीछे भी वोवल है, तो कितनी है ऐसे। एक में पूछा गया था जिसके आगे कॉन्सोनेंट है पीछे वोवल है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा मैं कौन से बोल रही हूँ। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग अगर देखें तो बहुत बहुत ईजी था। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कि जो सिलोगिज्म का तो नहीं आया था, जो एक अल्फ़ाबेट सीरीज होती है ना कि इतने का स्क्वायर इतना, इतने का स्क्वायर इतना, इस तरीके से, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। 19 क्वेश्चन ऐसे थे तो आप स्पीड से आराम से कर सकते हो बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि 200 नंबर का पेपर है हमारा, 120 मिनट हमें मिलती है, तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्ले करता है वो है टाइम को मैनेज करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो ये कह रहे हैं कि मेरा पेपर रह गया, मेरा पेपर रह गया। तो बिल्कुल हर चीज़ को ऐसे स्पीड से करना और एक्यूरेसी के साथ करना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जाते ही ऐसा कर लिया था। मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं जो टेबल पे जो सीट होती है उस पे पेन से पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम रिवर्स में चलता है 120 मिनट का। तो मैं लिख लेती हूँ इतने से इतने मिनट मेरे को रीजनिंग में देना है, इतने मिनट मैथ्स में देना है, इतने मिनट इसमें देना है। तो उस अकॉर्डिंग अगर चलता रहता है तो पेपर बिल्कुल आराम से हो जाता है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करो। रीजनिंग बहुत ईजी है। ये मैंने 10 से 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर ली थी।
इसके बाद हमारा आता है जीके। देखो जीके का तो हमें क्या ही है, जीके तो आप कितना ही पढ़ लो वो कंप्लीट नहीं होने वाला। उसको इंसान जो अगर टीचिंग का एग्जाम देने के लिए जा रहा है वो इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज भी नहीं करता है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स को देता है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन जीके में हमारा करंट से थे, 4-5 क्वेश्चन करंट से थे, जैसे कि स्पोर्ट्स में पूछ लिया या फिर अवार्ड पूछ लिया। और हमारा जहाँ तक मुझे याद है और हमारा आया था जैसे पॉलिटी में एक आया था प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल बताओ, पीएम का आर्टिकल कौन से में आता है। एक हमारा था उसके राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, गवर्नर का कैसे बनते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, कि उसकी एज 35 होनी चाहिए या इस तरीके से पूछा गया था। एक हमारा सेंसस से पूछा गया था 2011 जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। जो पूछा गया था कि जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, मतलब उसका आंसर था बिहार, जो साक्षरता स्तर पर सबसे कम पढ़ा लिखा, मतलब साक्षरता स्तर पर सबसे कम है वो बिहार, वो वाला पूछा गया था। एक क्लासिकल नृत्य के बारे में पूछा गया था और काफ़ी सारे पूछे थे, इस तरीके से ही था मतलब। ठीक है, हिस्ट्री में पूछा गया था, ज्योग्राफी का तो नहीं याद है, ज्योग्राफी तो इतनी नहीं, बट ओवरऑल जीके का तो वही होता है जो हर साल आता है, जो 2025 में चल रहा है ना पैटर्न, सेम वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो जीके का तो आप देख लो कि जिस तरीके से आप तैयारी है तो ठीक है, वरना उसको इतना इंपॉर्टेंस ना देके और सब्जेक्ट्स को दो। देखिए मैंने हिसाब लगाया था कि मेरे को जीके 10 मिनट में करनी है, जो कि मैं 5 मिनट में कर ली थी। रीजनिंग में मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, तो वो मैंने जीके से कवर कर लिए थे। तो मैंने जिस अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल कर रखा था उस हिसाब से चल रहा था, तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दिया, क्योंकि मैंने जो टाइम लिखा था उस अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, तो मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है मैथ्स, जीके के बाद खुलता है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स अब की बार मैथ्स अच्छा खासा है, ये नहीं है कि बिल्कुल इजी नहीं। बाहर निकलते ही मैंने हर बच्चे के मुंह से ये सुना था कि मैथ्स बहुत हार्ड था, मैथ्स बहुत हार्ड था। वाकई में मैथ्स बहुत हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन वाकई में कैलकुलेटिव था। देखो क्या था ना कि 20 क्वेश्चन की मैथ्स आती है, हमारे 15 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल स्पीड से फटाफट हो जाएगा, लेकिन जो 5 क्वेश्चन रह गए ना वो इतने कैलकुलेटिव थे। अगर यहीं पे आपने गेम खेलना है कि अगर भाई यहाँ पे आप अपने 5 क्वेश्चन के अंदर लगे रहे ना, तो आपका पीछे का पेपर छूट जाएगा। और यहाँ जिन्होंने गलती कर दी ना आज की, मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को करना है, वो बच्चे बाहर आकर रो रहे थे कि मेरा पीछे के 20 नंबर का सेट रह गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके माइंड के 15 क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, तो जो 5 क्वेश्चन है या तो आप उनको छोड़ दो, या फिर आप अपना दिया हुआ टाइम जितना उसके अंदर आपके पास टाइम बचा तो आप उसके अंदर लगे रहो, करो, निकल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे बढ़ो। तो 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे थे कि हर बच्चे ने कर लिया होगा। कैसे क्वेश्चन से आप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा आया था वॉल्यूम कौन की वॉल्यूम के बारे में पूछा गया था कुछ। ठीक है, कि वॉल्यूम निकालने टोटल उसके ये दे रखा है, रेडियस दे रखा है और एल दे रखा है हमें, तो कौन का वॉल्यूम निकालना है, बिल्कुल बेसिक था। एक दोबारा फिर हमारा एक आया था इसका 2D का 3D का ही आया था, सिलेंडर को कन्वर्ट करना है कौन में, तो फिर से यहाँ पे कौन के बारे में। तो 2 क्वेश्चन ये थे। एक हमारा आया था एलसीएम एचसीएफ का, बिल्कुल बेसिक था कि एलसीएम निकालो, नहीं रेशो दे रखा है, पहला नंबर दूसरे नंबर का एलसीएम आपको निकालना था, कुछ ऐसा दे रखा था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। फिर हमारा एसआई था, बिल्कुल सिंपल था, एसआई निकालना है कि इतने का इतना परसेंट इतने साल के लिए कितना एसआई होगा, सिंपल था। एक आपका था डिस्काउंट का कि ऐसा था कि कोई चीज़ आप मान लो कितने रुपए की है, कितने की भी है, उस पर पहले 20% का छूट दिया, फिर 40% की छूट दी है, और फिर आपको इतने वो पड़ी है और टोटल कितनी उसको छूट, इस तरीके से आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं बोल रही हूँ। एक ये था कि इतने दर्जन केले हैं वो इतने रुपए के खरीदे हैं, अगर एक केला इतने रुपए का खरीदे, केला या जो भी था इतने रुपए का खरीदा, तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, इस तरीके से था। एक डीआई का था, हमारा रेशो निकालना था, बिल्कुल सिंपल था, वो तो ग्राफ के ऊपर था, बहुत सिंपल था। हार्ड ये था कि आपका जो भी आपको कैलकुलेटिव जो भी आपको 3D के क्वेश्चंस करने थे ना, उसके अंदर पाई का जो वैल्यू था ना वो आपको 3.14 लेना था, और इस तरीके की वैल्यूज थी जो डायरेक्ट कट नहीं रही थी, वो बहुत पॉइंटों में आंसर आता जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो ये सबसे ज़्यादा था। हाँ, 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के थे, बहुत ज़्यादा कि भाई 3 जने इतने परसेंट रुपए अपने उन्होंने लगाए हैं, ए ने 6 महीने बाद अपना इतना परसेंट निकाल लिया है, तो टोटल प्रॉफिट इतने रुपए हुआ है, तो बी का और ए का डिफरेंस, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। ठीक है, और टॉपिक कौन सा है, रेशो का नहीं आया था। और अगर हम देखें तो हाँ,
एवरेज, एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल थे कि 3 जने हैं, एक 12 है, एक 13 है मान लो, और एक x है, और हमारा टोटल एवरेज इतना है, तो x कितना है वो निकालना है। बहुत ईजी था वो, तो सब निकाल। एक एवरेज में ये था कि टोटल एवरेज इतने का इतना है, तो अगर हम इतना बढ़ाएंगे तो कितना होगा। वो सिंपल ही होता है कि एवरेज को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा, या 4 प्लस करने को बोला तो प्लस कर दे। वो सिंपल बिल्कुल बेसिक वाले आए थे। तो मैथ्स के मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आप देखोगे तो पेन उठाने की भी नीड नहीं है, या 1 सेकंड में कर देंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन है ना, इंसान उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो पेपर पीछे का छूट रहा है। ठीक है, जो नए नए बच्चे अभी जो इस फील्ड में आए हैं उनका तो ऑलमोस्ट का पेपर छूटा है, बट जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो उनको पता है कि किस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, तो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वही कहलाएगा जो यहाँ पे 5 क्वेश्चनों के ऊपर अपने आप को मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब मैथ्स का ये था। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश और हिंदी बहुत ही ज़्यादा इजी आई थी। इंग्लिश में क्या था, शुरुआत होते फिलिप्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिलिप्स एरर ये नहीं पूछा गया था, अब की बार स्लैश डाल के वो पूछ लेते कि एरर कौन से पोर्शन में, ए में, बी में, वो नहीं आया था। एरर डिटेक्शन वाला कोई नहीं था, बस ये था कि ही माइट, मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो। सिनोनिम एंटोनिम्स 2 थे, और PQRS 2 थे, बहुत इजी वाले PQRS थे। और क्या था, स्पेलिंग्स 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा था, पूरी लाइन लिख दिया, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, स्पेलिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और सिनोनिम एंटोनिम्स थे। हाँ, वो थे इडियम फ्रेजेस थे। एक इडियम फ्रेजेस था, इस तरीके से था, मतलब उसमें बोला गया था इंग्लिश में कि आप कोई एक कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा गेन कर रही है, तो इसके लिए कौन सा बेस्ट हमारा इडियम फ्रेजेस बनेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इस तरीके से 15, मतलब इसी तरीके से PQRS ये सब मिक्स होकर वही जो बेसिक है ना, बिल्कुल 2025 वाला पैटर्न है वही चल रहा है, और कुछ भी नहीं था, इंग्लिश में इजी था। फिर हमारा 16 से लेकर 20 तक जो था हमारा पैराग्राफ था। पैराग्राफ भी बहुत इजी था। एक क्वेश्चन ये था कि टोटल जो पैराग्राफ है वो किस तरीके का है, मतलब आप ये क्रिटिसिज्म है, डिस्क्राइब किया गया है, या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस तरीके से वो इंग्लिश में पूछा गया था। पैराग्राफ बहुत ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे, बिल्कुल बिल्कुल ईजी था। 5 से 7 मिनट में इंग्लिश हो जाएगी आराम से, और हिंदी तो आप 4 से 5 मिनट में कर लोगे, ऐसे था। हिंदी में क्या था, मान लो जैसे एरर फाइंड, स्पेलिंग्स, जैसे वाल्मीकि की स्पेलिंग पूछी गई थी, और हमारे मुहावरे, लकोक्तियाँ, और जैसे वही वाला आगे खाई पीछे वो वाला नहीं है, कुआ खाई, ये वाला सिंपल सिंपल से थे। और हिंदी में ये थे, जैसे पुलिस ने चोर का सामान फेंका, फेंका को डैश करके लिखा था, फेंका, फेंके, फेंकवाया, इस तरीके से वो सिंपल थे। ये पुस्तक ऋतु की, का की, इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल सिंपल। हिंदी बहुत ही ईजी थी। हिंदी का तो पैराग्राफ भी इतना ईजी था, डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे दिख रहा था। विलोम शब्द थे 2, जैसे परिचित, अपरिचित, ऐसे करके हमारे विलोम शब्द। एक हमारा था शक्ति का पर्यायवाची, बताओ कि शक्ति का पर्यायवाची, तो शक्ति का पर्यायवाची क्षमता, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें दे रखी थी। और पैराग्राफ था, तो हमारा बेसिकली बिल्कुल हिंदी को जब मैंने हिंदी कंप्लीट की ना, तो मतलब मैं सेकंड पोर्शन पे आई ना, तो मेरे पास 45 से लेके 50 मिनट्स तक थी आराम से, जब मैं सेकंड पार्ट पे आई। ठीक है, इतने मैंने आगे का सारा कर दिया था। 45 से 50 मिनट तक जब मैं सेकंड पार्ट पे अपने एग्जाम पे आई ना, तो मेरे पास बचे थे, तो मैं बिल्कुल चिल थी, रिलैक्स। 45 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है, बच्चा 30 मिनट पे पीछे आ रहा है, जैसे पैनिक होकर वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहा है। इजी से इजी क्वेश्चन में भी वो फिर समझ नहीं पाता। जब आप पैनिक हो जाते हो तो समझ में नहीं आते कुछ चीज़ें। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल माइंड, ऐसे टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 20-20 नंबर के 5 सेट थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पेडागोजिकल वाले पार्ट पे, जो हमारा पेपर 2 है 100 नंबर का, उसके भी 20-20 के सेट बना रखे हैं, उसका देखते हैं। देखो सबसे पहले ना, देखो ये बच्चे कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा इजी सीटेट लेवल का आ रहा है, तो सीटेट लेवल का आ भी रहा है, लेकिन हर सेट अगर आप देखोगे 20-20 नंबर के 5 सेट है, 15 क्वेश्चन तो ऐसे कि बिल्कुल इजी है। एक नया बच्चा जाएगा वो भी समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमें सीटेट के वो बच्चों को ये पता है कि भाई हमें रिटन विद्या या मेमोराइजेशन पर जितने भी आंसर सुनो गलत है, ओनली लिखा हो गलत है, या फिर आपको कंपैरिजन के बारे में बोला गया तो गलत है। आपको क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस देनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे देना है, या इस तरीके पे जहाँ पे ओवरऑल डेवलप हो रहा है
उसको इंपॉर्टेंस देना है। तो वहाँ बेसिकली 15 क्वेश्चन में बस यही था, सिचुएशन बेस्ड, कि क्लास फर्स्ट में एक बच्चा है, वो कहाँ है, वो जनजाति से बिलोंग करता है, तो उसको क्लास में किस चीज़ में प्रॉब्लम होगी, क्या उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो एक इस तरीके से सिचुएशन बेस्ड थे, 15 क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड थे, लेकिन 5 क्वेश्चन हर सेट के ऐसे थे जिसको आप इजी नहीं कह सकते हो। इसमें सबकी अपनी अलग अलग समझ बनेगी, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई और सिचुएशन ठीक है। तो ये जो 5-5 नंबर का सेट है ना, जो 5-5 क्वेश्चन है, यही हमारी मेरिट को डिफाइन करेगी। यहाँ पे कोई बच्चा सही ले जाएगा, कोई गलत कर देगा, सबके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है ये। तो यहीं से कट ऑफ का मेन इंपॉर्टेंट चलेगा। अदरवाइज 15 क्वेश्चन तो सबके ऐसे हैं कि हाँ बिल्कुल इजी, पांचों के पांचों सेट में इजी है, लेकिन 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, सबके अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उस अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज इजी पेपर है पार्ट बी वाला, अगला पार्ट तो सेम है, पार्ट बी वाला इजी भी कह सकते हैं, लेकिन 15 हर सेट के इजी है, 5 अभी भी थोड़े हार्ड है। और लग रहा था कि हाँ भाई पेपर का लेवल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। सबसे पहले में तो हमारा पूरा का पूरा सीडीपी भर रखा था। ठीक है, प्याजे जो हमारा है उसके स्टेजेस पूछ रखी थी, 2 क्वेश्चन तो प्याजे के थे, एक में ये पूछ रखा था कौन सी स्टेज नहीं है, एक में पूछ रखा था ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी स्टेज में होती है। ठीक है, एक हमारा पूछ रखा था, हाँ एक हमारा ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो हमारी उसकी है, थ्रोंडाइक की है, और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पूछ रखी थी। और पूरा का पूरा जो पेडागोजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, और इंटर रिलेटेड, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स को, बहुत कंटेंट को एक साथ मिक्स करके पढ़ते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी। तो पहले 20 वाले क्वेश्चन पे पूरी सीडीपी ठोक रखी थी, बिल्कुल पूरी सीडीपी थी, जिसके अंदर प्याजे के स्टेजेस और ये वाइगोथ से और बेसिक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उसकी स्टेजेस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रखी थी। सेकेंड वाले 20 में जहाँ तक मुझे याद है पूरा NCF 2005 RT और एक कमीशन भी आया था, और हाँ राधा कृष्ण कमीशन था, राधा कृष्ण कमीशन के बारे में पूछा गया था। और हमारा जो मिक्स करके SST और साइंस पे फोकस किया गया था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। ये पूछा गया था कि SST पढ़ाने का क्या एम है, या फिर आप कौन सा, क्या आप सिखाना चाहते हो, मतलब उद्देश्य ही था एक तरीके से। और EVS में पूछा गया था कि अगर आप 5th क्लास तक EVS पढ़ा रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया जाना चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपके ना, वो चीज़ पूछी जा रही है तो ईजी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि सब बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी समझ अलग है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ किसी के अकॉर्डिंग कुछ, तो उस हिसाब से आपने जो भी टिक किया होगा तो ये डिफ्रेंशिएट करता है सबका। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पोर्शन था वो पूरा लैंग्वेज पे डाल रखा था, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। सबसे पहले ये था कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंस इतने क्यों हैं, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, इस तरीके वाले क्वेश्चन थे। और हमारा था कि हाँ, एक था हमारा कि एक वर्ड इंग्लिश में ही था, मतलब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा वर्ड कहता है, जैसे हम सीटेट में भी करते थे लेक्सिकल वर्ड, इस टाइप वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारा था फोर्थ पोर्शन में हमारा पूरा सोशल साइंस EVS तीनों भरे हुए थे। और 5th पोर्शन में हमारा जो था वो मिक्स था सारा का सारा, मतलब आपका आर्ट एंड कल्चर भी था, और बेसिकली सारा ओवरऑल पेडागोजी ही था कि सब्जेक्ट्स भी ले लिए उन्होंने CDP एजुकेशन मेथड्स भी ले लिए, और हाँ एक ब्लूम टेक्सोनोमी का था कि ब्लूम टेक्सोनोमी के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो 3 लिखे हुए थे अलग अलग। सबसे ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड के थे। एक में ये था क्लास 5th का बच्चा है, ये नहीं सीख पा रहा है तो कौन सा क्या करोगे आप। एक क्लास 1st का बच्चा है जो कि हमारे जनजाति से बिलोंग करता, तो उसको स्कूल में क्लास में एडजस्ट होने में क्या प्रॉब्लम होगी। एक इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या एम है। एक NCF 2005, एक हमारा NEP के बारे में, बेसिक NEP के बारे में भी एक NEP 2020 ये जो चल रहा है, इसके एम क्या है, ये चीज़ है। एज अ टीचर आपके क्या क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक भी आ रहा है, लेकिन हर पोर्शन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी समझ कितनी है। ठीक है, कि आपने पूरा DLED में कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने क्लास में क्या क्या बच्चों को कभी हाँ माइक्रो टीचिंग के बारे में भी आया था कि माइक्रो टीचिंग का क्या रोल होता है, क्या उसका ये होता है कि क्लास को कैसे एडजस्ट करना है, या उसके अलग अलग मतलब ऑप्शंस में थे। माइक्रो टीचिंग भी था। हाँ, करिकुलम के बारे में बहुत सारे पूछे गए थे, करिकुलम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस थे।
ठीक है, अब मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे। करिकुलम के टाइप्स भी थे, करिकुलम इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, एक था एलपी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए थे। लेसन प्लान के एक टीएलएम के ऊपर भी था, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि उसका रोल क्या होता है, क्लास को एडजस्ट करना, उसको शांत करना, इस तरीके से जो आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनका क्या काम है। ठीक है, और हमारा क्या आया था और हमारा आया था जहाँ तक मुझे याद है यही चीज़ें थी। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है टाइम को मैनेज करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो पैनिक होना ही नहीं है। आप माइंड में ही रखो कि हाँ आराम से मैं टाइम के अंदर कर लूँगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज इतना टाइम देना है, उससे ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दो, वरना आगे का पेपर खराब कर दोगे। तो इस अकॉर्डिंग अपना सेट करते हुए चलोगे ना तो ना तो पेपर रहेगा ना आप पैनिक होगे। क्योंकि मैंने काफ़ी लड़कियों को बाहर रोते हुए देखा, मैरिड लड़कियां भी रो रही थी बाहर, कह रही मेरा पीछे का 20 नंबर का सेट रह गया क्योंकि वो आगे मैथ्स में लगी रही। जो बिल्कुल नया भी फ्रेशर आई है वो भी इतना एडजस्ट नहीं कर पाई है कि कैसे पेपर को डील करना है। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो टाइम को मैनेजमेंट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसमें दो ही रोल प्ले करता है डीएसएसबी को क्लियर करने में, या तो स्पीड एंड एक्यूरेसी, सही और समय पर, ये चीजें करनी है। अगर आपने इन दोनों को बिल्कुल लेके चले ना तो आपका पेपर रहेगा। पैनिक होने से क्या है, बच्चा कांपने लग जाता है। एक बता रही बच्ची कि मैं कांप रही हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। उसमें क्या होता है ना कि आप पढ़ भी रहे हो, आपको छोटी से छोटी चीज भी समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल ये भी पूछ लिया ना व्हाट इज दिस, तो भी माइंड इतना ही हो जाता है कहीं मेरा पेपर रह जाए, वो नहीं कर पाता है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम से करो, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे हो करते जाओ, तो बिल्कुल पैनिक भी नहीं होगी, अच्छे से होएगा, सब समझ आएगा। इतना हार्ड पेपर आ नहीं रहा है। पार्ट 1 को मैनेज कर लो, मैथ्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और बस, और सब कुछ ठीक आ रहा है। सेकंड पार्ट भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कह रहे थे ना बच्चे कि मैम NIOS से आ रहा है। देखो NIOS 2021 का जो एग्जाम था ना वो प्रॉपर NIOS से था, लेकिन ये जो पेपर है ये सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डाल दिया इन्होंने, बिल्कुल फैक्चुअल नहीं डाला है। 2021 में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आए थे क्वेश्चंस, अब की बार फैक्चुअल नहीं, अब की बार पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। NIOS को अभी मत उठाओ, अगर आपका नियर बाय एग्जाम है तो अब आप बस शांत रहो, अपना जो रिविजन करे जाओ। NIOS को उठा के अब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पेपर ठीक था, बस रिवीजन करो और टाइम को मैनेज करो, कैसे करना है वो चीज़ें देखो और रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ। ठीक है, सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।